ठीक है, अपनी बात चल रही थी कि जो पर्वतों के ऊपर जो वन पाए जाते हैं, वो जो वन हैं वो ऊंचाई के हिसाब से जैसे-जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं तो पर्वतों के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। पर्वतों के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसमें आपने बात की थी कि आर्द्र पर्णपाती जो वन हैं, वो 1000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। कितनी ऊंचाई तक? 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, वो आर्द्र पर्णपाती प्रकार के हैं। फिर आपने कहा कि 2000 मीटर, ठीक है ना? हम्म। 2000 मीटर की जो ऊंचाई है, वहां तक पाए जाने वाले वन कौन से हैं? शीतोष्ण आर्द्र। और फिर 3000 मीटर की ऊंचाई पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले जो वन हैं, वो कोणधारी वन हैं। और फिर लास्ट में है 4000 मीटर की ऊंचाई पर। और 4000 मीटर की ऊंचाई 3 से लेकर 4 तक पाए जाते हैं अल्पाइन प्रकार के वन। और इन वनों के अंतर्गत उसके बाद में ये जो 4000 मीटर की जो रेखा है, इसके बाद में पाई जाती है हिम रेखा। क्या पाई जाती है? हिम रेखा, जिसमें अपन ने इनकी बात कर ली थी और अपन लिख रहे थे कोणधारी वन। ये वाला चल रहा था अपना कोणधारी वन, और कोणधारी वनों के उदाहरण लिखने थे। इनको शंकुधारी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकुधारी वन भी कहते हैं इन्हें, कोणधारी वन भी कहते हैं। ये मुलायम लकड़ी के वन हैं। संसार में मुलायम लकड़ी के सबसे सॉफ्ट कास्ट जो प्राप्त होती है, वो कोणधारी वनों से ही प्राप्त होती है। इनके उदाहरण लिखने थे, तो आपने हेडिंग डाल रखी थी, लाइट चली गई थी बीच में, तो उस हेडिंग को आप कंप्लीट करें, कोणधारी वनों के उदाहरण। इसमें लिखना प्रारंभ करें। स्प्रूस, 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 हेमलॉक, हेमलॉक, स्प्रूस, हेमलॉक, देवदार, देवदार, चिनार, चिनार, पाइन, पाइन, श्वेत पाइन, श्वेत पाइन, नीला पाइन, नीला पाइन, वालक, वालक आदि, आदि। ठीक है ना? ये सॉफ्ट लकड़ी के सारे क्या हैं? वन हैं। और फिर लास्ट में एक अल्पाइन हेडिंग करके और लिख लें। इसमें 2 प्रकार की वनस्पतियां हैं, जिनमें एक है मॉस और एक है लिचेन। मॉस व लिचेन, मॉस व लिचेन, ये भी लिख लें आप, मॉस व लिचेन। ठीक है? मॉस व लिचेन, मॉस व लिचेन। ये घास प्रकार की वनस्पति है, इसकी हाइट नहीं रहती है ना। और इसके बाद में 4000 मीटर के बाद के अंतर्गत जो भी है वो हिम रेखा है। यहाँ पर वनस्पति का क्या पाया जाएगा? अभाव। तो यहाँ पर अभाव पाया जाएगा वनस्पति का। ठीक है? याद रखने का तरीका यही है, 1000, 2000, 3000, 4000। आर्द्र पर्णपाती, शीतोष्ण आर्द्र, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत ये पश्चिम का इलाका है, सॉरी ये पूर्व का इलाका है और ये पश्चिम का इलाका है। और कोणधारी वनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई वृक्ष है तो कोणधारी वन का। ठीक है ना? और क्यों है? क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा यही लकड़ी मुलायम लकड़ी होने के कारण यही काम में ली जाती है। इसका अभी अपन उपयोग भी लिखा देंगे। और अल्पाइन में जो घास प्रकार की वनस्पति है, जिसमें मॉस और लिचेन, ठीक है ना, जिसकी हाइट क्या होती है? कम होती है। और 4000 मीटर की ऊंचाई के बाद का जो इलाका है वो हिम रेखा का इलाका है। इसके बाद में हिम, ठीक है ना, बर्फ से ढका हुआ भाग आ जाता है। हिम रेखा का मतलब है जहां से हिम शुरू हो जाती है, उसके नीचे भाग जो होता है वहां पर बर्फ का अभाव पाया जाता है। अब आप एक थोड़ा सा इसका उपयोग भी लिख लें, कोणधारी वनों का उपयोग। ऐसे हेडिंग लिख लें, कोणधारी वनों का उपयोग, कोणधारी वनों का उपयोग, कोणधारी वनों का उपयोग। लिखें इसमें, ये मुलायम लकड़ी के वन हैं, ये मुलायम लकड़ी के वन हैं, ये मुलायम लकड़ी के वन हैं। इनसे, इनसे, ये मुलायम लकड़ी के वन हैं, इनसे फर्नीचर,
फर्नीचर, खेल कूद, फर्नीचर, खेल कूद, ऑब्लिक चिन्ह, ऑब्लिक चिन्ह, स्पोर्ट्स, ऑब्लिक चिन्ह, स्पोर्ट्स का सामान, स्पोर्ट्स का सामान, कोमा लगाओ, कलात्मक वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं, कोमा लगाओ, तथा लुगदी निर्माण का कार्य किया जाता है, लुगदी निर्माण का कार्य किया जाता है, लुगदी निर्माण का कार्य किया जाता है। देख लिया? ठीक है, कितने प्रकार हो गए? 4। अब अपना जो 5वां प्रकार है वो लास्ट बचा है मैंग्रोव वृक्ष का। ठीक है, 5 नंबर पे है मैंग्रोव वृक्ष या वन, वन ही लिख लो, मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन आपने भारत के मानचित्र में देखा हो, ठीक है ना, भारत के मानचित्र में देखा हो तो आपने मैंग्रोव वृक्ष को आपने ये देखा था सबसे पहले जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टाई भाग है। ठीक है ना, एक बार दोबारा से देख लो आप, ये वाला भाग है, ये पूरा का पूरा भाग किसका है? अंडमान निकोबार का। तो आपने कहा था कि ये वाला भाग है जो तटीय भाग है, ये वाला भाग, इस तटीय भाग पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? मैंग्रोव। सदाबहार तो अंदर है, मैंग्रोव वृक्ष, मैंग्रोव वृक्ष, तो यहां पर मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। एक आपने कहा कि ये वाला जो इलाका है, ठीक है ना, ये है गंगा व ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, और ये है पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल का भाग है ये। इसके बाद में है ये भाग है, ठीक है, ये महानदी का डेल्टा है, ये महानदी है यहाँ पर, ठीक है ना, महानदी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा है। फिर है ये वाला भाग है जो कृष्णा, कृष्णा व गोदावरी, गोदावरी नदी का क्या है? डेल्टा है। फिर ये भाग है और ये है कावेरी, कावेरी नदी का डेल्टा, कावेरी डेल्टा, ये कावेरी डेल्टा है। तो 4 क्षेत्र बताए थे आपको। ठीक है, एक तो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, ये वाला भाग है, ये सबसे ज्यादा बड़ा भाग भी यही है। उसके बाद में ये महानदी का क्या है? डेल्टा, ये कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, और ये कावेरी का डेल्टा है। इसके बाद में अपन आए तो ये भाग बताया था आपको, यहाँ से लेकर ये वाला भाग है जो पूरा का पूरा क्या है? गुजरात का तटीय भाग है, गुजरात का तटीय भाग, गुजरात का तटीय भाग, ठीक है ना। और गुजरात के तटीय भाग में कच्छ की खाड़ी, ठीक है ना, कच्छ की खाड़ी की बात हो गई थी, और कच्छ का जो रण का इलाका है जिसका तटीय इलाका है पूरा का पूरा, ठीक है ना, वो वाला भाग है, और खंबात की खाड़ी है, और खंबात की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ठीक है ना, और कच्छ के रण का तटीय भाग, ये किस में आ गया? गुजरात के तटीय भाग में आ गया। ठीक है, इसके अलावा और कहीं नहीं थे। ठीक है, लक्षद्वीप में नहीं है, ध्यान रखना, लक्षद्वीप में नहीं है, वो परवाल, परवाल प्रकार के, वहाँ सदाबहार प्रकार के क्या है? वृक्ष हैं। तो यही मैंग्रोव वृक्ष के क्या है? क्षेत्र हैं। देख लिया मानचित्र में आपने। अब इनकी खास बात क्या है मैंग्रोव वन की? इनके अंतर्गत जो सबसे ज्यादा कोई प्रजाति पाई जाती है तो वो प्रजाति पाई जाती है सुंदरी वृक्ष की, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा सुंदरी के जो वृक्ष हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष। और सुंदरी वृक्ष के कारण ही इसको सुंदरी डेल्टा भी कह देते हैं कई बार। क्या कह देते हैं? सुंदरी डेल्टा। तो ये सुंदरवन का डेल्टा है, ये वाला भाग है सुंदरवन का डेल्टा, और ये पश्चिम बंगाल में है। किस में है? पश्चिम बंगाल में। जबकि नदी की बात करें तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है? डेल्टाई भाग है। ठीक है, दूसरी बात अपन बात करें तो इन वनों के अंतर्गत सुंदरी वृक्ष के अलावा इनमें पाए जाते हैं ताड़ के वृक्ष भी पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ताड़, नाम सुना होगा आपने ताड़ का वृक्ष। तो ये ताड़ के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, और समुद्र के किनारे पे कभी भी जब तूफान आते हैं
जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात सक्रिय होते हैं हिंद महासागर में, तो सबसे पहले वो इन्हीं मैंग्रोव प्रकार के वृक्षों से टकराते हैं, तो उनकी जो गति है, उनकी गति को कम करने का कार्य भी यही वृक्ष करते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी तूफानों से इन्हीं को होता है। हालाँकि इनकी जड़ें क्या होती हैं, समुद्र के अंतर्गत लहराती रहती हैं, लेकिन ये मजबूत वृक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? मजबूत वृक्ष होते हैं, इसलिए तूफानों का सामना करते हैं। तो तटीय इलाकों के अंदर जब स्थलीय भागों में प्रवेश करते हैं तूफान, तो उस दौरान उनकी गति कम होने से थोड़ा नुकसान क्या होता है? कम होता है। थोड़ा नुकसान क्या होता है? कम होता है। तो ये मैंग्रोव वृक्ष की अपन बात कर रहे थे, मैंग्रोव वनों की बात कर रहे थे। अब आप इसको लिख लो एक बार। हाँ, उसमें भी हैं, यहाँ पर भी पाए जाते हैं, ताड़ के वृक्ष यहाँ पर भी पाए जाते हैं। लिखें, सबसे ज़्यादा सुंदरी वृक्ष हैं, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा क्या है? सुंदरी वृक्ष। लिखें, पहले छोटी सी हेडिंग डाल लें, क्षेत्र लिखेंगे पहले आप। मैंग्रोव वन है ना, क्षेत्र लिख लें, ऐसे हेडिंग करके लिख लें नीचे क्षेत्र, ऐसे हेडिंग करके लिख लें क्षेत्र। लिखें, नदियों के डेल्टाई भागों में अधिक विकास हुआ है। नदियों के डेल्टाई भागों में अधिक विकास हुआ है। डेल्टाई भागों में अधिक विकास हुआ है। जो 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 सुंदरी डेल्टा, जो सुंदरी डेल्टा या सुंदरी वन कर सकते हो, जो सुंदरी वन का डेल्टा, ऐसे भी कर सकते हो आप। सुंदरी डेल्टा कर लो या सुंदर वन का डेल्टा कर लो। कर लिया? ब्रैकेट में लिखो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, क्योंकि एग्जाम में ये भी तो आ सकता है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, उसी का तो नाम है सुंदरी वन का डेल्टा। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। डैश लगा के करो पश्चिम बंगाल, डैश लगा के करो पश्चिम बंगाल, कोमा लगा दो। महानदी का डेल्टा, कोमा लगा के लिखो महानदी का डेल्टा, और ये उड़ीसा में है, ब्रैकेट में उड़ीसा कर दो। महानदी का डेल्टा ब्रैकेट में उड़ीसा, कोमा लगाओ। कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा, और ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कोमा लगाओ। कावेरी नदी का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा, ये तमिलनाडु में है। कावेरी नदी का डेल्टा कहाँ है? तमिलनाडु में। आपको याद आ रहा हो तो शीतकालीन वर्षा सबसे ज़्यादा कावेरी नदी के डेल्टाई भागों में होती है, ठीक है ना? शीतकालीन लौटते हुए मानसून से। लिख लिया? कावेरी नदी के डेल्टा ही भागों में पाए जाते हैं। एक इलाका और छूट गया ना अपना, इसको काटो। डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं, ये मत लिखो। कोमा लगाया था ना आपने, तमिलनाडु के बाद में कोमा लगाया था, उसके बाद में लिखो गुजरात का तटीय भाग, ये भी लिख लो। गुजरात का तटीय भाग, गुजरात का तटीय भाग, गुजरात का तटीय भाग व अंडमान निकोबार द्वीप का तटीय भाग, अंडमान निकोबार द्वीप के तटीय भाग में पाए जाते हैं, तटीय भाग में पाए जाते हैं। क्या? ना तो ये महाराष्ट्र से, हाँ वही त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकम पहाड़ी है ना, वहीं से। ये पूछा भी था गोदावरी नदी, किस में पूछा था? सेट के एग्जाम में पूछा था, आपने दी हो तो। मार्च में सेट की एग्जाम लगी थी, उसमें पूछा था गोदावरी का, फिर उसमें आंसर भी गलत माना था, ठीक है, और फिर बाद में उसका आंसर सही भी माना गया था, ठीक है ना, रेट लगे थे। हाँ वो वाला भाग था। क्षेत्रों की बात हो गई, इधर ध्यान दो, ये अंडमान निकोबार का भाग था, ठीक है, ये अंडमान निकोबार का भाग है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार का भाग है, और इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, तटीय भागों में ही पाए जाते हैं। ये कावेरी नदी का डेल्टा है जो तमिलनाडु में है, ये कृष्णा गोदावरी का आंध्र प्रदेश में, ये महानदी का उड़ीसा में है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का पश्चिम बंगाल में, और इसको सुंदरी वृक्ष या सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी प्रकार के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एक लाइन में एडजस्ट करके लिख लो,
पश्चिम बंगाल के डेल्टाई, पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भागों में, डेल्टाई भागों में सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष के आधार पर, सुंदरी वृक्ष के आधार पर, सुंदरी वृक्ष के आधार पर इन्हें, इन्हें सुंदरी वन भी कहा जाता है, सुंदरी वन भी कहा जाता है, सुंदरी वन भी कहा जाता है, सुंदरी वन भी कहा जाता है। लिख लिया? एक लाइन एडजस्ट करके और लिख लें। इन वनों में मुख्य वृक्ष, इन वनों में मुख्य वृक्ष, एक लाइन और लिख लें। इन वनों में मुख्य वृक्ष, इन वनों में मुख्य वृक्ष सुंदरी, मुख्य वृक्ष सुंदरी व ताड़, सुंदरी व ताड़ के पाए जाते हैं, ताड़ के पाए जाते हैं। देख लिया? अब देखो, विश्व में जो ये मैंग्रोव प्रकार के जो वृक्ष हैं, वो मैंग्रोव प्रकार के जो वृक्ष हैं जो टोटल वर्ल्ड में 100% पाए जाते हैं। यदि अपन इनको पूरे विश्व के मैंग्रोव वृक्षों को कितना परसेंट माने, कोई भी वृक्ष है वो अपने आप में 100% होता है, तो अपन फिर उसका ये तुलना करते हैं कि पूरे वर्ल्ड के समक्ष भारत में कितने प्रतिशत हैं। तो यदि अपन इन पूरे मैंग्रोव वृक्षों की बात करें, मैंग्रोव वनों की, तो पूरे वर्ल्ड में यदि 100% वन है तो इन 100 का भारत में 7% भाग है। कितना प्रतिशत भाग है? और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर या भारत में वर्ल्ड के कितने प्रतिशत है मैंग्रोव प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं प्रतिशत के अंतर्गत, तो वो 7% है। कितने प्रतिशत हैं? 7 हैं। ठीक है ना? ये एक लाइन भी आप एडजस्ट कर दें। विश्व के 7% मैंग्रोव वृक्ष, विश्व के 7% मैंग्रोव वृक्ष, विश्व के 7% मैंग्रोव वृक्ष, मैंग्रोव वृक्ष भारत में पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। मानचित्र की आवश्यकता थोड़ी है, आपको बनाना चाहो तो बना लो, वैसे आपने उस मानचित्र में दर्शा रखा है, ये तो मैंने अलग से दिखाया है इसको, क्योंकि ये मैंग्रोव प्रकार के जो वृक्ष है ना, इनसे क्वेश्चन सर्वाधिक आए हैं, इसलिए बताया मैंने कि ये भाग हैं जहां पर मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखो आप, भारत में यदि अपन भारत में सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, ठीक है ना, यदि अपन उनको क्षेत्रफल के आधार पर देखें अवरोही क्रम में, किस क्रम में? अवरोही। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। यदि अपन अवरोही क्रम में ये देखें कि भारत में किस राज्य में, ठीक है ना, ज्यादा पाए जाते हैं, फिर उससे कम कहां पाए जाते हैं, उससे कम कहां पाए जाते हैं, तो अपन उनकी बात करें अवरोही क्रम की, तो सबसे पहले पाए जाते हैं नंबर 1 पे, ठीक है ना, और उसका नाम है पश्चिम बंगाल। ठीक है, नंबर 1 पे पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं भारत में? पश्चिम बंगाल में। यदि अपन नंबर 2 की बात करें तो वो 2 नंबर पे पाए जाते हैं गुजरात, और अगर 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर पे पाए जाते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ये कई बार तीनों को एक साथ देकर अवरोही क्रम में पूछा है, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखो, तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, और ये वाला भाग ही है। दूसरे पे गुजरात, ये वाला भाग है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, और 3 नंबर पे ये वाला भाग है, ठीक है ना, तो इसको भी आप लिख लें। हाँ, भारत में मैंग्रोव वन, हेडिंग डालो, भारत में मैंग्रोव वन, भारत में मैंग्रोव वन डाल दिया, ब्रैकेट शुरू करो हेडिंग के सामने ही, क्षेत्रफल, ब्रैकेट शुरू करो, क्षेत्रफल, डैश लगाओ, अवरोही क्रम, डैश लगा के लिखो अवरोही क्रम, और ब्रैकेट बंद कर दो। लिख लिया? आप ऐसे लिख लिए होंगे अवरोही क्रम, अब डैश लगा के ऐसे 3 लाइनों में इसको लिखो। नंबर 1 पे लिखो पश्चिम बंगाल, नंबर 2 गुजरात है, नंबर 3 अंडमान निकोबार है। लिख लिया? चलें आगे। ये तो बात हो गई वनों के प्रकारों की। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ तथ्यात्मक जानकारी। तथ्यात्मक जानकारी का मतलब है
जो वनों से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। जैसे वन संरक्षण अधिनियम है, ठीक है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वन नीति की बात हो गई है, ठीक है ना, यूनेस्को की बात हो गई है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो गई है, ठीक है ना, ये सारे तप्त स्थलों के हॉटस्पॉट की बात हो गई है। ये तथ्यात्मक कुछ जानकारी है। तो आप हेडिंग डाल दें वनों से संबंधित, वनों से संबंधित, वनों से संबंधित तथ्यात्मक, तथ्यात्मक जानकारी, वनों से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी, वनों से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी। लिख लिया। अब ध्यान दो, मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं। वनों से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे वन नीति की। किसकी बात करेंगे? वन नीति की। वन नीति, और भारत में सबसे पहले जो वन नीति बनाई गई, ठीक है ना, क्योंकि वनों की रक्षा करने के लिए आपको नीति बनानी पड़ेगी। और नीति, नीति का मतलब होता है योजना। जब आप योजना नहीं बना पाओगे ना, तो उसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो पहले एक प्लान बनता है, ठीक है ना, और प्लान के तहत आप एक नीति बना रहे हैं। उस वन नीति की अपन बात करें कि भारत में वनों से संबंधित कोई नीति बनी है, तो सबसे पहले बनी थी 1894 में। कब बनी थी? 18। ये भारत की प्रथम वन नीति है, प्रथम वन नीति है ये भारत की 1894 में। लेकिन ध्यान रखना, इस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। इस समय भारत है स्वतंत्र नहीं हुआ था, इसलिए इसकी इंपोर्टेंस ही खत्म है क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन फिर भी ऐतिहासिक, यदि आप तथ्य के हिसाब से इसको ध्यान रखोगे तो आपको जरूरी है, ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि ऐतिहासिक पक्ष है। एग्जामिनर का मूड का कोई पता नहीं, कभी भी पूछ ले। तो सबसे पहले वन नीति की बात करें तो 1894 में है। और स्वतंत्र भारत की पहली नीति की बात करें तो वो है 1952। स्वतंत्र भारत की वन नीति की बात करें तो वो है 1952। और वैसे ही एक क्रम से कौन सी हो गई? सेकंड, ठीक है, 1952। और इसी समय आपको पता हो तो 1952 में लोकसभा के आम चुनाव हुए थे। लोकसभा क्या हुए थे? आम चुनाव। 1947 में भारत आजाद हुआ था, और आजाद होते ही, भारत के आजाद होते ही भारत ने 3-4 साल के अंतर्गत ही ये काम शुरू कर दिया था, वन नीति बनाने का। क्योंकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट को बचाना जरूरी था। यदि आप मानव संसाधन को बचाना और मानव संसाधन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को ठीक रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी मानव संसाधन को आप बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने सबसे पहले 1952 में आते ही वन नीति, और बहुत बड़े स्तर पर वन नीति बनाई थी। फिर उसके बाद में इसी वन नीति को, ठीक है ना, 1988 के अंतर्गत, 1988 के अंतर्गत इसी वन नीति को क्या कर दिया गया? संशोधित कर दिया गया। संशोधित, इसको संशोधित किया, और संशोधित रूप में पेश कब कर दिया? 1988 के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, वन नीति 1952 में ही बनी थी, ये नवीन नीति नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। एग्जामिनर क्या करता है? भाषा का प्रयोग करता है ऐसे। ये 1988 में 1952 की वन नीति चल रही थी, केवल उसमें संशोधन करके कुछ तथ्यात्मक जानकारियां जोड़ दी गई थी, कुछ और मूल उद्देश्य इसके क्या कर दिए गए थे? जोड़ दिए गए थे, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से क्या बनी है? भारत में वन नीतियां बनी है। ये भारत की वन नीतियों की बात चल रही है, ठीक है। आप इनको लिख लें एक बार। तथ्यात्मक जानकारी हेडिंग डाल रखी है ना आपने, इसमें लिखें भारत में पहली वन नीति, भारत में पहली वन नीति, भारत में पहली वन नीति 1894 ईस्वी में बनी। भारत में पहली वन नीति 1894 ईस्वी में बनी। लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो स्वतंत्र भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति, पहली वन नीति 1952 ईस्वी में बनी। 1952 ईस्वी में बनी, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली है, ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत की पहली। स्वतंत्र भारत की पहली 1952 में बनी। यहां तक लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में लिखें 1988 ईस्वी में, या 1988 में
1952 की वन नीति, 1952 की वन नीति, 1952 की वन नीति का संशोधित रूप पेश किया गया, संशोधित रूप पेश किया गया, संशोधित रूप पेश किया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं, जिनके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं, जिनके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। ठीक है, इधर ध्यान रखो, मैं आपको समझा देता हूं, आपके चीजें समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट चीजें हैं सारी की सारी। 1952 में भारत सरकार ने नीति बनाई और स्वतंत्र भारत की पहली नीति थी, और ये पहली नीति के नाम से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। ये दूसरा मैंने क्रम से बताया है, दूसरा क्या बताया, क्रम से, और दिमाग में इतना बोधरेशन नहीं पाड़ना है, इसको आपको ध्यान भी नहीं रखना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली नीति यही है, ठीक है ना, फर्स्ट नीति 1952। अब देखो इसमें 1952 में क्या किया था भारत सरकार ने, भारत सरकार ने यह काम किया था कि इस नीति में सिर्फ वनों पर काम करेंगे, वनों पर कार्य करेंगे। किस पर कार्य करेंगे, वनों पर कार्य। इसका मतलब है कि ध्यान किस पर दिया जाएगा, वनों पर। और फिर 1952 से लेकर 1988 तक यही काम चला, 1952 की नीति के तहत ही अपन चल रहे थे। लेकिन बाद में भारत सरकार ने सोचा कि वनों को बचाना है, ठीक है ना, तो फिर पर्यावरण भी आ गया इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यावरण को यदि कोई प्रभावित करता है तो वो वन ही तो करते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहां पर आते आते इन्होंने 1988 में एक जो 1952 की वन नीति थी उसमें संशोधन किया, और यहां पर आते थे इन्होंने ये शब्द और जोड़ दिया, पर्यावरण, ठीक है ना। और पर्यावरण का मतलब है कि पर्यावरण का भी संरक्षण करना है और वनों का भी, तो दोनों साथ हो गए, और 1988 में संशोधित रूप में ये नीति सामने आई। तो ध्यान रखना अभी तक, ठीक है ना, नीति कौन सी चल रही थी, 1952, और संशोधित करके पर्यावरण शब्द को और डाल दिया इसमें, ठीक है ना। अब वन व पर्यावरण संरक्षण नीति बन गई है, वन व पर्यावरण संरक्षण। और फिर इस नीति के जो उद्देश्य तय किए गए, ठीक है ना, उन उद्देश्यों की बात करें, अपन उद्देश्यों की बात करें तो पहला जो उद्देश्य था, लिखना नहीं है आपको, मैं समझा रहा हूं पहले। यदि अपने इसके उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला जो उद्देश्य था, और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा है, कि धरातल के 33% भाग पर, या 33% को 1/3 भी लिखा जा सकता है, 1/3%, ये 1/3 भाग पर वन होने चाहिए, ठीक है ना। जो भारत का टोटल धरातल है उसके 33% भाग पर या 1/3 भाग पर क्या होनी चाहिए, वन। और यही एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा है, इसी उद्देश्य को। दूसरा उद्देश्य क्या था, दूसरा उद्देश्य था कि मृदा अपर्दन, जो मृदा का अपर्दन होता है ना वो, और इसके अलावा मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण, इनको क्या करना था, रोकना था, इनको रोकना था, ठीक है। ये इसका दूसरा उद्देश्य था। लेकिन इस उद्देश्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट उद्देश्य कौन सा था, ये वाला भाग था। तो मृदा अपरदन को रोकना था और मरुस्थलीकरण को क्या करना था, रोकना था। तीसरा ये था कि इन वनों के अंतर्गत, ठीक है ना, जिस प्रकार का उत्पादन होता है, जिस प्रकार की प्राप्ति होती है, जैसे कंद मूल फल फूल, ठीक है ना, ये तो उस हिसाब से ही इनका क्या करो, विकास करो। क्या आपको आवश्यकता किसकी है, उस हिसाब से इनका क्या किया जाए, विकास। तो कुल मिला के बात यह हुआ कि उत्पादन के आधार पर या उत्पादन को देखते हुए, ठीक है ना, और आवश्यकता को देखते हुए आप इन वनों का क्या करें, विकास करें। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे बात आई कि देखो सबसे ज्यादा वनों को कोई प्रभावित करता है मानव संसाधन में, तो सबसे ज्यादा करती है महिलाएं। कौन करती है, महिलाएं करती है सबसे ज्यादा। क्यों, उनको क्या चाहिए, ईंधन के लिए, ठीक है ना, जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो सबसे ज्यादा इनको प्रभावित करती है। तो फिर ये किया गया कि इसके अंतर्गत महिलाओं को जागरूक किया जाए, किसके प्रति, वनों के और पर्यावरण के प्रति उनको भी क्या किया जाए, जागरूक किया जाए, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के इनके 4-5 मूल उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों को भी आप लिख लें, आपने लिख लिया होगा, इनके उद्देश्य निम्न है। नंबर 1 लिखें, इसमें लिखें कुल क्षेत्रफल के, कुल क्षेत्रफल के, कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर, कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर, ब्रैकेट में लिख लें 1/3 भाग, 1/3 भाग, ठीक लिया, 1/3 भाग। उसके बाद में लिखें पर्यावरण,
पर्यावरण पर्यावरण व वनों की दृष्टि से विकास किया जाए। कहने का मतलब यह है कि 33% भाग पर वन व पर्यावरण की दृष्टि से, ठीक है ना, क्या किया जाए, वनों का विकास किया जाए। नंबर 2, मृदा अपर्दन मृदा अपर्दन मृदा अपर्दन व मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए वनों का विकास किया जाए। वनों का विकास किया जाए। नंबर 3 लिखें, पर्यावरणीय दृष्टि से पर्यावरणीय दृष्टि से वनों के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण करना। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जैव विविधता वनों में पाई जाती है, तो उनका यदि आपको क्या करना है, संरक्षण करना है, तो वनों को बचाना जरूरी है। कितने हो गए? 4 नंबर पे लिखो, पारिस्थितिकी असंतुलन को कम करने के लिए वनों का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट लिखें, वृक्षारोपण 5 नंबर पे है। वृक्षारोपण व वनों के महत्व को महिलाओं को बताने के लिए जागृत करना। लिख लिया? याद रह जाएंगे। उद्देश्य नॉर्मल है। पहला उद्देश्य क्या है? 33% भाग पर वन, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बार कोई पूछा गया तो ये पूछा गया। दूसरा है, कई बार देखो अब वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वो यहां से पूछा गया है। क्यों? क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि वनों में मरुस्थलीकरण और मृदा अपरदन का क्या मामला है, और आप इसको तो क्वेश्चन को पहले ही हटा देते हैं, जबकि आंसर भी यही होता है। एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है। इसका इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना। अब वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो यहां से चल रहा है, क्योंकि मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण में आप वनों को क्या नहीं कर पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा यहां तक तो, ठीक है ना। और एग्जामिनर हॉल का दबाव भी तो होता है ना, एग्जाम हॉल का दबाव भी तो होता है। और फिर बाकी तो आप आराम से समझ जाएंगे कि महिलाओं को जागरूक करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही प्रभावित करती हैं। पर्यावरण असंतुलन को बचाना है तो वनों का विकास करना है। पारिस्थितिक असंतुलन जिसको अपन बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा जैव विविधता वनों में पाई जाती है, तो उसको यदि आपको बचाना है तो फिर क्या करना है, वनों का विकास करना है। तो ये 4-5 प्रकार के इनके कहते हैं उद्देश्य थे। अब लिखें, देखो भारत में वन्य जीव, ठीक है ना, या वन्य जीव, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1972 में। कब बनाया गया था? 1972 में, ठीक है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आपको पता है कि वनों में जो विचरण करने वाले जीव जंतु हैं, उनको अपन वन्य जीव की श्रेणी में रखते हैं। वन्य जीव, ठीक है ना, वही वन्य जीव होते हैं जो प्राकृतिक रूप से उनके आवास कहाँ पाए जाते हैं? वनों में, घने जंगलों में। जैसे कल परसों आप गए थे ना जयपुर में देखने के लिए, ठीक है ना, बायोलॉजिकल जो पार्क था उसके अंतर्गत देखे थे, तो उनका पूरा का पूरा 2 पहाड़ों के बीच का इलाका था। वो इलाका उनका प्राकृतिक आवासीय स्थल था,
ठीक है ना। इसलिए उनको जयपुर से रामनिवास बाग से उठाकर कहाँ शिफ्ट किया गया, यहाँ शिफ्ट किया गया। कल परसों देख के आए हो ना आप, उसी की बात है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वनों में रहने वाले जीवों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने 1972 में एक अधिनियम पारित किया था। और इस अधिनियम के तहत वनों में विचरण करने वाले, स्वतंत्र विचरण करने वाले जो जीव हैं, उनको आप मार नहीं सकते, आप उनका आखेट नहीं कर सकते। इस अधिनियम के तहत उनके ऊपर, आखेट के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन फिर भी सलमान खान नहीं माने तो नहीं माने, हैं, हिरन को मार डाला और आज तक वो फंसे हुए हैं, आज तक फंसे हुए हैं। हो गया क्या क्लियर मैटर? नहीं हुआ क्या अभी पूरी तरीके से? और यदि कोई मर्डर किया जाता ना, वो हिरन के बजाय किसको मार देते हैं? यदि किसी मानव को मार देते हैं, किसी इंसान को मार देते हैं, या किसी व्यक्ति को मार देते हैं, तो अब तक उनका मामला क्लियर हो जाता। लेकिन हिरन को मारने का मामला देख लो, ये वही अधिनियम लगा, उसके ऊपर सलमान खान के ऊपर जो अधिनियम लगा वो यही लगा, और उसके हिसाब से अभी तक भी उनका, ठीक है ना, बचना क्या है, मुश्किल नहीं है। और आपने सुना होगा अभी कुछ दिनों पहले कि जो लॉरेंस गैंग विश्नोई, ठीक है ना, लॉरेंस विश्नोई जो गैंग है, उन्होंने उनको धमकियां भी दी हैं। वो इसी वजह से धमकियां दी थी क्योंकि विश्नोई जो समाज है वो इनके प्रति थोड़ा ज़्यादा जागरूक है। इनको वनों को बचाने के लिए और वनों में जो वन्य जीव रह रहे हैं उनको बचाने के लिए वो समाज थोड़ा सा आगे आया है, इसलिए उनको थोड़ा सा धमकियां भी इस मामले में मिली हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मनोरंजन के दृष्टि से देखें या एंजॉय की दृष्टि से देखें तो सलमान खान ने क्या किया कि वो हिरन को मार डाला, ठीक है ना, और आज तक उनका मामला रफा दफा नहीं हुआ। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही ये कार्रवाई की गई थी सलमान खान पे, ये बेस्ट उदाहरण है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में। ये भी लिख लें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कंपटीशन एग्जाम में, लिखें। नेक्स्ट लाइन में लिखें, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम डैश लगा के लिखें 1972, बस इतना सा नाम लिखें 1972, बस लिख लिया। एक अधिनियम और बना था इसी समय, वो था वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, और ये बना था 1988 में, ठीक है, 1988 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1988 में, याद रह जाएगा। उसमें देखो वन्य जीव संरक्षण था और यह है वन संरक्षण अधिनियम, और एग्जाम हॉल के अंतर्गत यही दबाव, ठीक है ना, बस शब्दों का जो उलट फेर है यही समझ में नहीं आता। वहां पर वन्य जीवों की सुरक्षा हो रही है इस अधिनियम के तहत 1972 में, और ये वन संरक्षण अधिनियम है 1988 में। आपको कई किताबों में एक चीज और मिलेगी, वो मैं पहले ही आपका डाउट क्लियर कर दूं, कई किताबों में आपको ये भी मिल सकता है, मिलेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं तो मिलेगा, कन्फर्म है, ठीक है। और वो इसलिए मिलेगा क्योंकि ये जो बना था ना, ये बना था 1988 में और लागू हुआ था कब? 1988 में। लागू कब हुआ था? 1988 में। ये कारण है, तो आप इसको भी लिख लें 1988 ब्रैकेट और बना था, ऐसे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें इसको, 1980, ठीक है ना, बना था, देख लिया। तीसरा लिखें, एक और अधिनियम बना और उसका नाम था पर्यावरण, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण अधिनियम, अधिनियम, और ये बना था 1986 में, 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन एक तो सन पूछ के किया जा सकता है, ठीक है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि वन्य जीवों को बचाने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया, या किसी का नाम देके और इनकी ये पूछा जा सकता है, क्या सन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन, ठीक है ना, जो बड़े स्तर की एग्जाम होती है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है, नेट की कोई एग्जाम है, तो वहां पर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है कि एक तरफ तो दिया है ये सारे के सारे अधिनियम, और एक तरफ दिया है इनकी डेट, और फिर डेट को क्या लिखा है? गलत लिखा है सामने, और फिर उनको क्या करवाया है? सुमिलित मिलान भी करवाया। और ध्यान रखना, इसी समय 1986 में ही जब ये पर्यावरण संरक्षण बना था, इसी समय एक और अधिनियम बना था, और वो था उपभोक्ता अधिनियम, उपभोक्ता अधिनियम। कभी आपने पढ़ा हो इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता अधिनियम,
तो आप इसको भी एडजस्ट कर लें, ठीक है ना, कहीं काम में आ जाएगा, दोनों चीज़ें एक साथ याद हो जाएगी। 1986 के नीचे लिख लें, उपभोक्ता अधिनियम भी बनाया गया इसी समय, उपभोक्ता अधिनियम भी बनाया गया, ठीक है। ठीक है, चले आगे। एक एक अधिनियम और बनाया था, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, 2013 की बातें हैं शायद, ठीक है ना, हाँ 2013 की बातें, मनमोहन सिंह के काल की बातें हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो उस समय क्या हुआ कि ये सारे जब अधिनियम बने तो एक जो विशेष प्रकार की जनजाति थी वो प्रभावित हो गई। एक विशेष प्रकार की जनजाति का मतलब है कोई एक सिंगल जनजाति की बात नहीं कर रहा, जितनी भी आदिम प्रकार की जनजातियां जो वनों में भटकने का काम कर रही थी, जो वनों में कंदमूल इकट्ठे करने का काम कर रही थी, उनके सारे के सारे अधिकार छीन लिए गए। और उनके अधिकार छीन लिए गए तो उनकी रोजी रोटी, उनके रोजगार, ये सारे के सारे क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। ऐसी स्थिति में अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ठीक है, वो अर्थशास्त्री रहे हुए हैं और इस मामले में उनकी बहुत प्रशंसा भी करता हूँ। उनके जैसा प्रधानमंत्री भारत को मिल नहीं सकता। हालांकि एक अलग चीज़ है कि वो खुद के हिसाब से स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाए, बाकी अमेरिका भी सलाम करता है मनमोहन सिंह को, क्योंकि एक अर्थशास्त्री कोई यदि पीएम बनता है ना तो वो देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से मैनेज कर सकता है, और भारत में अर्थशास्त्रियों की कमी भी है, ठीक है ना। और यही कारण रहा है कि चाहे अपने भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में चाहे कितनी प्रसिद्धि पाई हो विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में उनकी एक थोड़ी सी एक कमी भी महसूस होती है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अर्थव्यवस्था में उन्होंने कमी नहीं लाई ही, जो उनकी मुद्रास्फीति की दर है वो लगातार बढ़ती रही है, इसका मतलब है महंगाई बढ़ती रही है। तो महंगाई को कंट्रोल करने का काम एक अर्थशास्त्री कर सकता है। और मनमोहन सिंह ने जब ये पर्यावरण को और इकोनॉमिक्स दृष्टि से देखा गया कि सभी जनजातियों को अधिकार दिए गए हैं और उनका परंपरागत व्यवसाय है, तो उनको जंगलों से कैसे आप दूर कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने उन जनजातियों के, स्थानीय प्रजातियों के लिए, स्थानीय जनजातियों के लिए एक अधिनियम बनाया, और वो अधिनियम था 2013 के नाम से, और उनको अपने मूल अधिकार वापस लौटा दिए गए। इसका मतलब था कि वो वनों में क्या करेंगे, विचरण करेंगे, कंदमूल इकट्ठे करेंगे, ठीक है ना, और संग्रह करेंगे, भोजन संग्रह का काम करेंगे, लेकिन उन थोड़ा सा उनके ऊपर अंकुश लगाया गया कि वो हरे वृक्षों को काटेंगे नहीं। हरे वृक्षों को क्या नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, सूखी लकड़ियों को काट सकते हैं और वो ईंधन के जलाने के रूप में काम में ले सकते हैं। तो एक अधिनियम और बना, उसको भी लिख लें। देखिए, भारत में जनजातियों एवं स्थानीय निवासियों स्थानीय निवासियों स्थानीय निवासियों को स्थानीय निवासियों को वनों का अधिकार देने के लिए अधिनियम डैश लगा के लिखें 2013 बनाया गया। थोड़ा सा मेंशन करके लिख लें, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बनाया गया, ये भी लिख लें, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बनाया गया, प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। अब अपन बात करते हैं हॉट स्पॉट क्षेत्रों की। तप्त स्थल, हॉट स्पॉट या तप्त स्थल, हॉट स्पॉट या तप्त स्थल। देखो क्या होते हैं हॉट स्पॉट, एक थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन हॉट स्पॉट का ज्वालामुखी से भी आता है, ठीक है ना, क्योंकि ज्वालामुखी में भी अपन तप्त स्थल पढ़ते हैं, हॉट स्पॉट, और फिर आप वहाँ पर ये पढ़ते हैं कि जो बड़ी प्लेटें हैं उनके कोई मध्य भाग में, ठीक है ना, कोई प्लेट का कोई कमजोर भाग है तो वहाँ से ज्वालामुखी तोड़कर, उस परत को तोड़कर बाहर आ जाता है। तो उस प्रकार के ज्वालामुखियों को अपन तप्त स्थल या हॉट स्पॉट की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अपन बात करें प्रशांत महासागर के मिड में एक हवाई द्वीप ज्वालामुखी है, वो क्या है, अंतरा प्लेट का क्षेत्र है, प्लेटों के अंदर का भाग है, और उसको तप्त स्थल हॉट स्पॉट कहा गया है, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी। और आज की इस एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन, आज बीए फर्स्ट ईयर की यूजी की एग्जाम में चल रही है यूनिवर्सिटी की, तो अभी मेरी ड्यूटी भी थी उसमें, तो मैंने देखा भी है वो हॉटस्पॉट क्षेत्र, ठीक है ना, पूछा भी गया कि हवाई द्वीप कहाँ पर है
ठीक है ना, वो वाली बात है। तो अपन उस हॉटस्पॉट की बात नहीं कर रहे, अपन जैव विविधता की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से अपन उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो पूरी तरीके से संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब है जिसकी हालत खराब हो। संवेदनशील का मतलब क्या है? जिसकी हालत खराब हो। हालत खराब होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर सभी प्रकार की कोई मुसीबतें आ गई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाए, जैव विविधता सबसे ज्यादा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाए, लेकिन वहां पर स्थानीय प्रजातियों की बहुलता भी हो साथ में। ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं हॉट स्पॉट या तप्त स्थल। क्या रहेगी परिभाषा? ऐसे क्षेत्र, जैव विविधता के ऐसे क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन वहां पर स्थानीय प्रजातियों की बहुलता भी पाई जाती है। एक विशेष प्रकार की स्थानीय प्रजाति, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे एक अंडमानी और निकोबारी कबूतर पाया जाता है, निकोबारी कबूतर, ठीक है, अंडमानी टिल पाया जाता है। तो वो अंडमानी टिल और निकोबारी कबूतर सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाया जाता है, इसलिए वो वहां की स्थानीय प्रजाति हो गई, लेकिन उनकी बहुलता नहीं है, वहां की बहुलता नहीं है, इसलिए वो हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है, इसलिए वो हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है। ऐसे ही अपने यदि अपन पश्चिमी घाट की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, पश्चिमी घाट की तरफ चलेंगे तो आपको वहां पर पूरा का पूरा जो पश्चिमी घाट का इलाका है वो हॉटस्पॉट का क्षेत्र है और सबसे ज्यादा जैव विविधता वहां पाई जाती है। ठीक है, यहीं पर सदाबहार प्रकार के वृक्ष आपने पढ़े हैं और आपने ध्यान दिया हो तो मैंने उस समय यह कहा था कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होती है? यहीं पश्चिमी घाट से सदाबहार प्रकार के वृक्षों से प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता वहीं पर निवास करती है। जैव विविधता में सारे जीव जंतु आ गए जिनकी सारी प्रजातियां, संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा प्रजातियां जिस क्षेत्र में निवास करती हैं उसको कहते हैं जैव विविधता। और जैव विविधता का तप्त स्थल क्या हो गया कि वहां पर साथ में उनकी स्थानीय क्या पाई जाए? प्रजातियों की बहुलता पाई जाए, एक दो नहीं, बहुलता, कोई एक विशेष प्रकार की स्थानीय प्रजाति की बहुलता पाई जाए, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं तप्त स्थल। क्या कहते हैं? तप्त स्थल। अपने पूरे वर्ल्ड में 36 हॉट स्पॉट क्षेत्रों की पहचान की है बायोडाइवर्सिटी के दृष्टि से, जैव विविधता के दृष्टि से। पूरे विश्व के अंतर्गत कितने? 36। ये पूरे विश्व के अंतर्गत 36 तप्त स्थलों की पहचान की है, जिनमें से 4 भारत में है, 4 अकेले भारत में हैं, 4 अकेले भारत में, ठीक है। और यदि आप भारत की बात करेंगे तो भारत में एक तो पूरा का पूरा पश्चिमी घाट का भाग है, एक पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट हो गया, सॉरी पूर्वी घाट नहीं है, पूर्वी राज्य, जो आपने 7 राज्य पढ़े थे ना, वो 7 राज्य पूर्व के, वो वाला भाग हो गया, एक पश्चिम घाट का भाग हो गया, 2, और एक जो अंडमान निकोबार का द्वीप वाला भाग है जो सुंडालैंड के साथ आता है, और एक इंडो और बर्मा का क्षेत्र है जिसमें म्यांमार को भी शामिल किया जाता है और कुछ इलाका भारत का भी है, तो उसको उसमें शामिल किया जाता है। इस प्रकार से भारत में 4 हॉट स्पॉट के क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट है, सुंडालैंड है, इंडो बर्मा है, और उत्तर पूर्व के 7 राज्यों की बात हो रही है जिसको पूर्वी राज्य कहा जाता है। ये क्या है? 4। और पूरे वर्ल्ड में कितने हैं? 36 हैं हॉटस्पॉट क्षेत्र। बायोडाइवर्सिटी कहने का तात्पर्य है कि जहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाए और वहां पर स्थानीय प्रजातियों की बहुलता पाई जाए, उसको हॉटस्पॉट कहते हैं। पहले परिभाषा लिखें आप, क्या हेडिंग डाल लिया आपने? हॉटस्पॉट या तप्त स्थल लिखें। विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता। इंग्लिश में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में बायोडाइवर्सिटी भी लिख लो, कई बार आ जाता है ऐसे कैसे शब्द, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ब्रैकेट के बाद में लिखो के क्षेत्र, के क्षेत्र, के क्षेत्र जहां, जहां स्थानीय प्रजातियों की बहुलता पाई जाती है, जहां स्थानीय प्रजातियों की बहुलता पाई जाती है, जहां स्थानीय प्रजातियों की बहुलता पाई जाती है, स्थानीय प्रजातियों की बहुलता पाई जाती है, हॉटस्पॉट या तप्त स्थल कहलाते हैं, हॉटस्पॉट या तप्त स्थल कहलाते हैं, हॉटस्पॉट या तप्त स्थल कहलाते हैं। देख लिया? विश्व में, विश्व में 36 हॉटस्पॉट या तप्त स्थल हैं, विश्व में
लाइन चेंज करके लिखा है ना परिभाषा के बाद में। विश्व में 36 हॉटस्पॉट या तप्त स्थल हैं, तप्त स्थल हैं, जिनमें से 4 भारत में हैं, जिनमें से 4 भारत में हैं। जिनमें से 4 भारत में हैं। नंबर 1 लिखें पश्चिमी घाट, नंबर 1 लिखें पश्चिमी घाट, और ब्रैकेट में यहां भी ऐसे भी लिख लेना, ये कहां तक है इसका एरिया, श्रीलंका का एरिया भी है थोड़ा सा, तो श्रीलंका तक ऐसे कर लें आप इसमें, श्रीलंका तक है, और ब्रैकेट बंद कर दें, श्रीलंका तक। ठीक है। नंबर 2 लिखें, जो 7 राज्यों की बात हो रही थी ना, वो सिर्फ हिमालय की दृष्टि से हो रही थी, हिमालय वाला जो भाग था ना उसी की बात हो रही थी, तो आप लिखें पूर्वी हिमालय, ऐसे कर लें आप इसको, पूर्वी हिमालय। और पूर्वी हिमालय में देखो क्या क्या आता है, इसमें नेपाल का भाग भी आता है, प्लस इसमें भूटान का भाग भी आता है, प्लस इसमें भारत का भाग भी आता है। ये है पूर्वी हिमालय, नेपाल, भूटान और भारत तीनों देश इसमें शामिल हैं। लिख लिया। तीसरा लिखें इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो, ठीक है ना, बर्मा, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र भारत और म्यांमार का इलाका आ गया इसमें, ठीक है ना, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, ठीक है ना वो। और चौथा लिखें सुंडालैंड, सुंडालैंड, सुंडालैंड। इसमें भी लिखना चाहो तो ब्रैकेट शुरू करें, क्या क्या है इसमें, दक्षिणी निकोबार आता है इसमें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है ना दक्षिणी निकोबार, दक्षिणी निकोबार आता है, लिख देता हूं मैं यहाँ, दक्षिणी निकोबार। और साथ में आता है मलेशिया, मलेशिया, साथ में आता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है ना, इनके भी क्षेत्र हैं, इनका सम्मिलित भूभाग है जो सुंडालैंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सुंडालैंड। ठीक है, ये हॉट स्पॉट की बात हो गई। पश्चिमी घाट श्रीलंका तक है, ध्यान रखना, और पूर्वी हिमालय में नेपाल में भी है, भूटान में भी है और भारत में भी है। इंडो बर्मा क्षेत्र जिसमें भारत और म्यांमार का इलाका गया, और सुंडालैंड में दक्षिणी का निकोबार है, मलेशिया का भाग है और इंडोनेशिया का भाग है। अब लिखें आप, ये हॉट स्पॉट की बात हो गई, अब लिखें बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। थक गए क्या? तो फिर हेडिंग डालो, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व, इसको एक नाम और भी बोल सकते हैं ना आप, जैव मंडल, जैव मंडल निश्चय, जैव मंडल निश्चय, ये भी बोल सकते हैं आप इसको। जैव मंडल निश्चय, और इसको एक और भी बोल सकते हैं आप, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी कह सकते हैं। लिख लो, नाम लिखना चाहो तो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, एक नाम और लिख लो या ब्रैकेट में लिख लो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल निश्चय या जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। देखो थोड़ा सा अंतर पहचानना इनमें, ठीक है ना, इनमें नहीं अंतर, इससे पहले जो तप्त स्थल पढ़े हैं और ये पढ़े हैं, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व अलग चीज है और हॉट स्पॉट क्षेत्र अलग चीज है, तप्त स्थल अलग चीज है। देखो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ठीक है ना, ये तो इंग्लिश का टर्म है, ये जैव मंडल निश्चय ये हिंदी का टर्म है। ये क्या होते हैं जैव मंडल निश्चय, क्या होते हैं, जैसे भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा जहां पर जैव विविधता पाई जाती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जो संपूर्ण जैव विविधता है, उस संपूर्ण जैव विविधता का संरक्षण करना
और उन स्थलों को जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, उन स्थलों को भारत सरकार ने चिन्हित किया है कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत में जैव विविधता पाई जाती है। तो फिर उनकी क्या बनती है, अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सुरक्षा की जाए। यदि वहाँ पर एक प्रजाति नष्ट हो गई ना, तो फिर पूरा का पूरा जो सर्किल होता है ना, आपने पढ़ा है ना, पूरा का पूरा चक्कर, जैवों का पूरा एक चक्कर, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है। तो एक प्रजाति नष्ट होने का मतलब है दूसरी, क्योंकि वो उसका भोजन खत्म हो गया, तो तीसरी। ऐसा पूरा का पूरा वहाँ की जो पूरी प्रजातियां हैं वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो भारत सरकार ने सोचा कि धरातल के अंतर्गत, चाहे वो तटीय इलाका हो, चाहे वो समुद्र का भाग हो, चाहे वो स्थलखंड का भाग हो, जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, उन क्षेत्रों को चिन्हित करो और उनको संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित जोन घोषित कर दो। ऐसे क्षेत्रों के लिए ये शब्द काम में लिया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व। अब ध्यान रखना, इसमें दोनों भाग शामिल हैं, समुद्र का भाग भी शामिल है और स्थलखंड का भाग भी शामिल है। इस प्रकार से भारत सरकार ने भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है ना, पूरे के पूरे 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर रखे हैं। कितने? 18। अपन 18 नहीं पढ़ने वाले, लेकिन विशेष प्रकार से जो है, पहला और लास्ट का ये तो पढ़ना ही है, और कोई सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ना है। तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। ये बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है? तो आप कहेंगे कि धरातल का वह भाग, ठीक है ना, या जलीय भाग का वह भाग जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, उन सर्वाधिक जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए चिन्हित स्थानों को बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल निश्चय कहा जाता है। भारत में कितने हैं? तो 18 हैं। भारत में कितने हैं? 18। और भारत में सबसे पहला बना तो वो कौन सा बना? नीलगिरी का, ठीक है ना। और लास्ट में बना तो वो बना मध्य प्रदेश का पन्ना, 2011 में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का पन्ना। और सबसे ज्यादा कोई फेमस है और सबसे बड़ा है तो वो कच्छ का रण का है, जिसमें, और आपको ये भी पता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? गधों के लिए। किसके लिए? गधों के लिए। आप आश्चर्य करें, गधा सबसे सबसे भोला भाला जीव है, सबसे भोला है। आप कहते हैं वजन डाल दो उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन वो फिर भी क्या करेगा? ले जाएगा, मना नहीं करेगा। तो सबसे क्या है? शांत स्वभाव का जीव यदि कोई है तो वो गधा ही है। और आपको गधे की श्रेणी यदि कोई उपमा दे दी जाए तो आप मुंह फुला के बैठ जाते हैं कोने में जाके, हैं? ठीक है, लिखें परिभाषा, लिखें परिभाषा, लिखें। ऐसे भौमिक व तटीय क्षेत्र, ऐसे भौमिक व तटीय क्षेत्र, ऐसे भौमिक व तटीय क्षेत्र, ऐसे भौमिक व तटीय क्षेत्र जहां संपूर्ण जैव विविधता का, जहां संपूर्ण जैव विविधता का, जहां संपूर्ण जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, जहां संपूर्ण जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, उन्हें उन्हें बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। उन्हें बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। उन्हें बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लिख लिया। और पहले को लिख लें आप, नंबर 1 डाल के लिखें, नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बनाया था ये, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986, लिख लिया। डैश करके लिखें, डैश करके लिखें, यह बायोस्फीयर रिजर्व, यह बायोस्फीयर रिजर्व कर्नाटक, 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 तमिलनाडु व केरल राज्यों में, केरल राज्यों में
केरल राज्यों में फैला हुआ है, केरल राज्यों में फैला हुआ है। लिख लिया? नंबर 2 पे लिखें आप। नंबर 2 का मतलब ये नहीं है कि दूसरे नंबर का आ गया। 18वां बायोस्फीयर रिजर्व, 18वां बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 18वां बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना, मध्य प्रदेश में, डैश लगा के लिखें, 2011 में बनाया गया, 2011 में बनाया गया। लिख लिया? 2011 में बनाया गया। नंबर 3 करके लिखें, भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रन, कच्छ का रन, गुजरात, कच्छ का रन गुजरात है, कच्छ का रन गुजरात है। जो जो गधों के लिए प्रसिद्ध है, जो गधों के लिए प्रसिद्ध है, जो गधों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है? अब इसके बाद में जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना, इनके 3 तो आ गए, कितने बचे? 15। इनके नाम और बता दिए जाएंगे और इनके कोई प्रसिद्ध चीज है तो वो भी बता दिए जाएंगे। इनको भी अपन कल की क्लास में कर लेंगे। और एक इन बायोस्फीयर रिजर्व के लिए यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी एक यूनेस्को संस्था है, यूनेस्को, उस यूनेस्को ने एक कार्यक्रम भी चलाया था, MAB, ठीक है ना, मेब, कौन सा कार्यक्रम? मेब कार्यक्रम चलाया था। उसके अंतर्गत, ठीक है ना, ये कार्यक्रम 1971 में चला था। कल लिखा देंगे, मैं बता रहा हूँ बेसिक जानकारी के लिए कि भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उन रिजर्वों को अपने हिसाब से जो यूएनओ की जो यूनेस्को संस्था है, वो यूनेस्को संस्था क्या करती है? चिन्हित करती है। और चिन्हित करने का मतलब है वो अपने अधीन करती है उसको। अपने अधीन करने का मतलब है कि वो एक तरीके से गोद ले लेती है उसको, उस रिजर्व को, और गोद लेकर फिर अपने फंड को, अपने फंड का मतलब है खुद धन खर्च करती है उसके ऊपर, और फिर उसको विकसित करने का कार्य, उसको संरक्षित करने का कार्य करती है। तो वो मेब कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के कौन कौन से इस श्रेणी में आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई यूएनओ की कोई यदि कोई संस्था, यूनेस्को, भारत में यदि ऐसे स्थलों को चिन्हित करके और फिर अपने धन को खर्च करके उनको बचाने का कार्य कर रही है, तो ठीक है ना, ये भारत के लिए गर्व की बात है। तो वो मेब कार्यक्रम है जो 1971 में चलाया गया था, इसकी भी अपन जानकारी, ठीक है ना, कल जुटाएंगे। ठीक है।